मेरा नाम ईशान है। मेरी उम्र 31 साल है और कुछ महीने पहले तक मुझे लगता था कि मेरे और मेरे बड़े भाई मयंक के बीच के रिश्ते सिर्फ थोड़े खिंचे हुए हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। हम दोनों बचपन में कभी करीब नहीं रहे। मयंक हमेशा से हमारे घर का चिराग था, सबके लाडला। वह दिखने में अच्छा था, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था और खेलकूद में भी उसे महारत हासिल थी। मैं थोड़ा शांत स्वभाव का था, अपनी ही दुनिया में रहने वाला। मुझे बाहर जाकर फुटबॉल खेलने से ज्यादा कंप्यूटर के कोड के साथ छेड़छाड़ करना पसंद था। मुझे लगा था कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे, ये भाई भाई की छोटी मोटी नोकझोंक खत्म हो जाएगी और शायद हम अच्छे दोस्त बन पाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में जैसे जैसे हम बड़े हुए, कड़वाहट और बढ़ती गई। मयंक ने बड़े कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और पिताजी के एक रसूखदार दोस्त की मदद से उसे एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी में शानदार नौकरी मिल गई। इसके साथ ही उसकी जिंदगी में अनन्या आई, जो उसके कॉलेज की दोस्त थी। अनन्या का परिवार बहुत रसूख वाला था। उसके खानदान में सब डॉक्टर, सर्जन और बड़ी कंपनियों के मालिक थे। दूसरी तरफ मैंने एक अलग रास्ता चुना। मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी ताकि मैं अपने स्कूल के 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी खुद की एक तकनीकी कंपनी शुरू कर सकूं। हमने कई सालों तक बहुत संघर्ष किया। हम अक्सर सिर्फ नूडल्स खाकर गुजारा करते थे और रात रात भर जागकर काम करते थे। लोग हम पर हंसते थे, हमें पागल समझते थे। लेकिन पिछले साल हमारी मेहनत रंग लाई। हमने एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनी के साथ एक बड़ा करार किया। हमारी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ी और अचानक मैं, वो कॉलेज छोड़ने वाला नाकामयाब लड़का नहीं रहा। मैं अपनी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बन गया। हालांकि हमारा नाम अभी घर घर में मशहूर नहीं हुआ है, लेकिन हमारे व्यापार की दुनिया में लोग मुझे और मेरे काम को अच्छी तरह जानते हैं। इन सब के बावजूद मैंने कभी इस कामयाबी का ढिंढोरा नहीं पीटा, खास तौर पर मयंक के सामने। मुझे लगा था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर वो हमेशा की तरह मेरे काम को छोटा दिखाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेगा। कुछ हफ्ते पहले मयंक ने मुझे अपने नए घर के उद्घाटन यानी गृह प्रवेश के बारे में बताया। असल में उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया था, बल्कि उसने मुझे संदेश भेजकर यह बताया कि मैं वहां क्यों नहीं आ सकता। उसने लिखा कि यह एक बहुत ही खास और रसूखदार लोगों का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें अनन्या के परिवार वाले और उनके ऊंचे दर्जे के दोस्त शामिल होंगे। उसने साफ शब्दों में लिखा कि मेरा वहां होना सबके लिए थोड़ा अजीब हो सकता है, क्योंकि उसके शब्दों में मैं अभी भी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा हूं और खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं काफी देर तक उस संदेश को देखता रहा। उसमें कोई हालचाल नहीं पूछा गया था, नहीं ये कहा गया था कि हम फिर कभी मिलेंगे। वो बस मेरे अपने सगे भाई की तरफ से एक बहुत ही कड़वा और अपमानजनक तिरस्कार था, जैसे मैं उसकी कामयाबी की कहानी का कोई शर्मनाक हिस्सा हूं। उसे ये नहीं पता था, और सच तो यह है कि हमारे परिवार में किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि अनन्या के चाचा उसी बड़ी कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, जिसके साथ मैंने हाल ही में करोड़ों का करार किया था। मेरी उनसे कई बार बात हुई थी, लेकिन मैंने कभी भी उनका रिश्ता अनन्या से नहीं जोड़ा था। जैसे ही मैंने मयंक के संदेश में अनन्या का पूरा नाम फिर से पढ़ा, मुझे सब समझ आ गया। मैं चाहता तो तभी मयंक को फोन करके उसे उसकी औकात याद दिला सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बस इतना जवाब दिया, ठीक है, उम्मीद है कि तुम्हारा कार्यक्रम अच्छा रहेगा। मैं सच में वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर मेरे माता पिता के फोन आने शुरू हो गए। मां ने फोन किया और कहा, ईशान, मयंक ने जो किया उसे दिल पर मत लो। वह बस अनन्या के परिवार के सामने अपनी एक अच्छी छवि बनाना चाहता है। जब तुम्हारी भी अपनी कोई हैसियत होगी और तुम अपनी जिंदगी में जम जाओगे, तब तुम ये बातें समझोगे। पिताजी ने भी यही सुर मिलाया। उनकी बातें मेरे दिल में चुभ रही थी। मैं हमेशा से उनके लिए एक अकेला और नाकामयाब इंसान ही रहा था।
उन्होंने कभी मुझसे यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि मैं अपनी कंपनी में क्या कर रहा हूं। मैं इस बात को भुला देना चाहता था, लेकिन फिर 2 रात पहले मेरे चचेरे भाई देवांश का फोन आया। उसने पूछा, क्या तुम वाकई मयंक के नए घर नहीं आ रहे हो? मैंने उसे सच बता दिया कि मयंक मुझे वहां नहीं देखना चाहता। देवांश थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, यह बहुत गलत है, खासकर उन बातों के बाद जो वो लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं। जब मैंने उससे पूरी बात पूछी तो उसने बताया कि एक पारिवारिक डिनर के दौरान मयंक और अनन्या ने सबका मनोरंजन करने के लिए मेरा मजाक उड़ाया था। उन्होंने मुझे घर का वह काला भेड़ बताया जो गैरेज में बैठकर कंपनी चलाने के सपने देखता है। अनन्या का भाई हंसते हुए कह रहा था कि कुछ लोग कभी बड़े नहीं होते। और सबसे ज्यादा दुख मुझे तब हुआ जब देवांश ने बताया कि मेरी अपनी मां भी उन बातों पर हंस रही थी। उस वक्त मेरे अंदर कुछ टूट गया। वो गुस्सा नहीं था, वो एक गहरी निराशा थी जो इंसान के भीतर तक उतर जाती है। मैंने फैसला किया कि मैं वहां जाकर कोई हंगामा नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस 5 मिनट के लिए वहां जाऊंगा, बस ये याद दिलाने के लिए कि मेरा अस्तित्व है। मैंने अपनी सबसे अच्छी कमीज पहनी, अपनी गाड़ी उठाई और शहर के दूसरे कोने में स्थित मयंक के उस नए विला पर पहुंच गया। वहां पार्टी जोरों पर थी। उनका नया घर वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था, आधुनिक, चकाचौंध से भरा, जैसे किसी मैगजीन के पन्नों से निकल कर आया हो। हर तरफ मेहमानों की भीड़ थी। लोग महंगे कपड़ों में सजे हुए थे और धीमी आवाज में संगीत बज रहा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मयंक की नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उसका चेहरा उतर गया। वो बनावटी मुस्कुराहट के साथ मेरे पास आया और बोला, अरे ईशान, तुम, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस सोचा कि अपने भाई को बधाई दे आऊं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अनन्या भी वहां आ गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बिन बुलाया मेहमान हूं। उसने बहुत ही रूखेपन से कहा, अच्छा तो तुम आ ही गए। अगले 10 मिनट मेरे अपमान की एक मिसाल थे। मयंक ने मेरा परिचय अनन्या की चाचियों से कुछ इस तरह कराया, ये मेरा छोटा भाई है, शायद तकनीक के क्षेत्र में कुछ छोटा मोटा काम करता है, और तुरंत ही मुझे एक तरफ कर दिया ताकि वो किसी बड़े डॉक्टर से बात कर सके। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या काम करता हूं। जब मैंने बताया कि मैं अपनी खुद की कंपनी चलाता हूं, तो किसी ने हंसते हुए कहा, ओहो, मतलब स्टार्टअप, जैसे मैंने कोई खिलौने की दुकान खोल रखी हो। मयंक का लहजा ऐसा था जैसे उसे मेरे वहां होने पर शर्म आ रही हो। तभी एक रिश्तेदार ने मेरे हाथ में खाने की प्लेट थमा दी और मुझे खाने की मेज की तरफ धकेल दिया। मैं वहां चुपचाप खड़ा था कि तभी मैंने अनन्या के चचेरे भाइयों को फुसफुसाते हुए सुना। एक ने कहा, इसकी हालत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पैदल चलकर आया है। दूसरे ने जवाब दिया, क्या यह वही नहीं है जिसने कॉलेज छोड़ दिया था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस अपना पेय पीता रहा और खुद को याद दिलाता रहा कि मैं यहां कुछ साबित करने नहीं आया हूं। तभी घर में एक बड़ा शो हुआ। पता चला कि अनन्या के पिता वहां खुद नहीं आ पा रहे थे, इसलिए वे वीडियो कॉल के जरिए जुड़ने वाले थे। मयंक ने कॉल कनेक्ट किया और फोन को लाउडस्पीकर पर डालकर मेज के बीचों बीच रख दिया। सब लोग अपने अपने गिलास हाथ में लेकर खड़े हो गए। फोन की स्क्रीन पर अनन्या के पिता का चेहरा नजर आया। उनके सफेद बाल और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान बता रही थी कि वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने मयंक और अनन्या से कहा, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुम दोनों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहां मौजूद सब लोग तालियां बजाने लगे। फिर जैसे ही मयंक ने फोन को घुमाया ताकि अनन्या के पिता पूरी पार्टी देख सके, अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने फोन के करीब आकर ध्यान से देखा और फिर सीधे कैमरे की तरफ इशारा करते हुए बोले, 1 मिनट रुको, क्या वहां ईशान खड़ा है? ईशान कपूर। पूरी महफिल में सन्नाटा पसर गया। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, जी मैं ही हूं। कुछ पल के लिए वहां ऐसी खामोशी छाई कि किसी के सांस लेने की आवाज भी सुनी जा सकती थी।
फिर अनन्या के पिता जोर से हंसे और बोले, तुम वहां क्या कर रहे हो? और मयंक, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम दोनों भाई हो? खामोशी और गहरी हो गई। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया था और मयंक तो जैसे पत्थर का बन गया था। उसके पिता ने कहना जारी रखा, ईशान, इस इंसान की वजह से आज मेरी नौकरी बची हुई है। इसकी कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसी की वजह से मेरा पूरा विभाग चल रहा है। मैं ऑफिस में हर किसी को इसके बारे में बताता हूं। ईशान भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया है। अगले कुछ मिनटों तक वे बताते रहे कि मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर कितना क्रांतिकारी है और हमारी कंपनी की वजह से उनके दफ्तर में कितनी बड़ी तब्दीली आई है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सिर्फ मेरी ही चर्चा होती है। मैंने बहुत ही विनम्रता से उनकी बातों का जवाब दिया और फिर उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, आपकी बातों के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे निकलना चाहिए। मैंने अपना गिलास नीचे रखा, अपनी प्लेट पास खड़े उसी चचेरे भाई को थमा दी जो थोड़ी देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहा था, और बिना एक शब्द बोले वहां से बाहर निकल गया। मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। उन्हें जो समझना था वो समझ चुके थे। मैं अपनी गाड़ी चलाते हुए घर वापस आया। खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे फोन पर दर्जनों मिस्ड कॉल और संदेश थे। ऐसे लोगों के भी फोन थे जिनके नंबर मैंने सेव तक नहीं किए थे। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। पहला संदेश जो मैंने खोला वो मां का था। उसमें लिखा था, मुझे अभी फोन करो। उसमें कोई प्यार नहीं था, कोई माफी नहीं थी, बस हमेशा की तरह एक आदेश था। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। फिर मयंक का संदेश आया, तुम हमें बता तो सकते थे। और उसके बाद एक और संदेश, तुम्हें अंदाजा भी है कि कल रात तुमने हमें सबके सामने कैसा दिखाया। उस संदेश को पढ़कर मुझे हंसी आ गई। सालों तक मैं मयंक की उस चमकती हुई छवि के पीछे छुपा रहा जो एक कामयाब बड़े भाई और परिवार के लाडले की थी। और कल रात सिर्फ 10 सेकंड के वीडियो कॉल ने उस झूठी छवि को चकनाचूर कर दिया। यह इसलिए नहीं हुआ कि मैंने कुछ किया था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि सच सबके सामने आ गया था। दोपहर तक अनन्या का भी संदेश आ गया। मुझे पता भी नहीं था कि उसके पास मेरा नंबर है। उसने लिखा था, ईशान, कल रात के लिए मैं माफी चाहती हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हो। मुझे लगता है कि पार्टी में कुछ लोगों ने तुम्हें गलत समझ लिया था। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। क्या हम कभी कॉफी पर मिल सकते हैं? कॉफी पर मिलना, जैसे कल रात उन लोगों ने मेरा मजाक न उड़ाया हो। उस रात मैं अकेले अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। मैं वहां अक्सर जाता था। वहां का मालिक मुझे नाम से जानता था। जब मैं वहां बैठकर अपना खाना खा रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अब गुस्से में नहीं हूं। मैं बस थक चुका था। उस परिवार का हिस्सा बने रहने से थक चुका था जो मुझे सिर्फ तब इज्जत देता है जब मेरे पास पैसा या रुतबा हो। अगले दिन मैंने वो काम किया जो मुझे सालों पहले कर देना चाहिए था। मैंने अपने परिवार के ग्रुप चैट पर एक संदेश भेजा। मैंने लिखा, ताकि किसी को कोई गलतफहमी न रहे, हां, मैं एक कंपनी चलाता हूं। हां, मैं कामयाब हूं। और नहीं, मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। लेकिन चूंकि पारिवारिक कार्यक्रमों में मेरा होना आप लोगों के लिए एक शर्मिंदगी की बात है, तो मैं इसे आसान बना देता हूं। मैं अब किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। आपने सालों तक मेरे बारे में ऐसी बातें की हैं जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूं, लेकिन अब मैं खुद ही वहां से हट रहा हूं। आप लोग अपनी महफिलें सजाते रहिए, बस मेरे बिना। संदेश पहुंच गया। सबने पढ़ा भी लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 1 घंटे बाद देवांश का जवाब आया, तुम्हारी इज्जत करता हूं भाई। फिर मेरी बुआ का फोन आया, जिन्होंने बताया कि मां का चेहरा उस वक्त देखने लायक था जब अनन्या के पिता ने मेरा सच बताया था। वे ऐसी सफेद पड़ गई थी
जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। 2 दिन बाद मुझे अनन्या के पिता का एक ईमेल मिला, जो उन्होंने मेरे दफ्तर के पते पर भेजा था। उन्होंने लिखा था, ईशान, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उस परिवार का हिस्सा हो। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ उस तरह का बर्ताव हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान को उसकी डिग्री से नहीं, उसके काम से आंकना चाहिए, और तुमने जो बनाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। अगर तुम कभी फिर से हमारे साथ काम करना चाहो तो मुझे खुशी होगी। यह कोई दबाव नहीं है, बस तुम्हारी काबिलियत के लिए मेरा सम्मान है। मैं उस ईमेल को काफी देर तक देखता रहा। मुझे उनकी तारीफ की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके उस एक वाक्य ने की, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ उस तरह का बर्ताव हुआ, मेरे दिल को छू लिया। वह बात मेरे अपने परिवार ने कभी नहीं कही थी। कुछ दिन बाद मां मेरे घर आई। उन्होंने फोन नहीं किया, बस सीधे दरवाजे पर दस्तक दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो वे हाथ में एक थैला लिए खड़ी थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पसंदीदा बिस्किट लाई हूं। मैंने उन्हें अंदर नहीं बुलाया, वे वही दरवाजे पर खड़ी रहीं। उन्होंने कहा, ईशान, हमें पता नहीं था, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी हो गई है। मैंने उनकी आंखों में देखकर पूछा, क्या अगर मैं कामयाब नहीं होता तो इससे कोई फर्क पड़ता? वे चुप हो गई। फिर बोली, मयंक को बहुत बुरा लग रहा है, उसका मतलब तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था। मैंने शांति से कहा, मैंने उसके संदेश पढ़े थे मां, वो कोई गलतफहमी नहीं थी। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं नहीं पिघला। मैंने कहा, मैं आप लोगों से नाता नहीं तोड़ रहा हूं, लेकिन अब मैं ये खेल नहीं खेलूंगा। मैं अब आपकी इज्जत पाने के लिए हाथ पैर नहीं मारूंगा। अगर आप मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो एक इंसान के तौर पर मेरी इज्जत कीजिए, मेरी कामयाबी के लिए नहीं। 1 महीने बाद पिताजी का जन्मदिन था। मयंक ने ग्रुप पर फोटो भेजी, सब हंस रहे थे, केक कट रहा था। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद मयंक का मैसेज आया, पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं, इस रविवार घर आओ। मैंने काफी सोचने के बाद जाने का फैसला किया। मैं यह देखना चाहता था कि क्या वाकई उनके अंदर कोई बदलाव आया है। रविवार को जब मैं वहां पहुंचा तो माहौल शांत था। कोई गुब्बारे नहीं थे, कोई शोर नहीं था, सिर्फ माता पिता, मयंक और अनन्या थे। मैंने जानबूझकर अच्छे कपड़े पहने थे ताकि उन्हें फर्क महसूस हो। मयंक ने दरवाजा खोला और बहुत ही दबे स्वर में स्वागत किया। अंदर पिताजी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। वे पहले से ज्यादा बूढ़े और थके हुए लग रहे थे। खाने की मेज पर सन्नाटा था। हर कोई बस अपने खाने पर ध्यान दे रहा था। फिर पिताजी ने बात शुरू की। उन्होंने कहा, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने कहा, आप पहले भी पूछ सकते थे। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, मुझे लगा था मयंक का रास्ता सही है, कॉलेज, नौकरी, स्थिरता। तुमने जो रास्ता चुना वो मेरी समझ से बाहर था, इसलिए मैंने तुम्हें अनदेखा किया। मुझे इसका अफसोस है। शायद यह काफी होता, लेकिन मयंक को चुप रहना नहीं आता था। उसने कहा, ईशान, मुझे अभी भी लगता है कि तुम पार्टी वाली बात पर कुछ ज्यादा ही बुरा मान गए। वह कोई व्यक्तिगत हमला नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मयंक, तुमने जानबूझकर मुझे छोटा दिखाया। तुम हमेशा से यही करते आए हो। अनन्या ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने उनसे कहा कि आप लोग मुझे सिर्फ तब स्वीकार करते हैं जब मैं आपकी शर्तों पर चलता हूं। मैं वहां से उठ गया, लेकिन जाने से पहले मैंने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। पिताजी ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, अगले महीने मेरी कंपनी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है शहर के सबसे बड़े होटल में। यह आप लोगों के लिए निमंत्रण है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने क्या बनाया है तो जरूर आइएगा। अगले दिन मेरी असिस्टेंट का फोन आया। उसने बताया कि मेरे परिवार की तरफ से आने की पुष्टि हो चुकी है।
उस शाम जब मेरा परिवार वहां पहुंचा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई मामूली पार्टी नहीं थी। वहां शहर के सबसे बड़े निवेशक और व्यापारी मौजूद थे। मंच पर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में चमक रहा था। मयंक और अनन्या वहां किसी कोने में खड़े होकर मुझे लोगों से हाथ मिलाते और बातें करते देख रहे थे। जब मैंने मंच से भाषण दिया तो मैंने अपने उन दिनों का जिक्र किया जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैंने अपने परिवार की तरफ देखा जो अंधेरे में खड़े होकर मुझे सुन रहे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस लड़के को उन्होंने काला भेड़ कहा था वो आज उस पूरी महफिल का केंद्र था। कार्यक्रम के बाद पिताजी मेरे पास आए और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ईशान, मुझे तुम पर गर्व है। मयंक ने भी आकर अपनी गलती मानी और कहा कि वो मुझसे जलता था। मैंने उनसे बस इतना कहा कि मैं अब गुस्से में नहीं हूं, लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बराबरी के स्तर पर। उस रात जब वे लोग वहां से गए तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। मैंने कोई बदला नहीं लिया, मैंने किसी पर चिल्लाया नहीं। मैंने बस इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि उनकी खामोशी ही मेरा सबसे बड़ा बदला बन गई। कभी कभी आपकी खामोश कामयाबी ही उन लोगों को सबसे करारा जवाब देती है जो आपको कमजोर समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असल ताकत हमारे काम में होती है, न कि दूसरों की बातों में। कभी कभी हमारे अपने ही हमें कम आंकते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपकी पहचान इस बात से नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं। आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप सही हैं और मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन वक्त खुद गवाही देगा। एक जरूरी बात, ये कहानियां किसी एक इंसान की नहीं होती, बल्कि बहुत से लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती है। ऐसी ही कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां हम यहाँ साझा करते हैं ताकि समाज को एक आईना दिखा सके। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप अपने भाई को माफ कर देते, या फिर क्या आप भी इसी तरह अपनी कामयाबी से उन्हें जवाब देते? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके अपनों ने ही आपको काबिल नहीं समझा? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा कुछ हुआ है या आप अपनी कहानी हमारे चैनल पर फीचर करना चाहते हैं तो हमसे जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे दे और उसे अपनी लड़ाई लड़ने का हौसला मिले। हमारा चैनल सीख की कहानी इसी मकसद से बनाया गया है कि हम समाज की इन छोटी बड़ी सच्चाइयों को आपके सामने ला सके। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आप जो हैं उसमें आपकी मेहनत और सच्चाई है। किसी को यह हक मत दीजिए कि वो आपको छोटा महसूस कराए। मिलते हैं अगली कहानी में। शुक्रिया।